హాయ్ మిత్రులారా, మనం సారనాథ్ బౌద్ధ స్తూప దగ్గర ఉన్నాము. ఇది సారనాథ్కు సంబంధించిన చారిత్రక ప్లేసు. అయితే బుద్ధుడు మొట్టమొదట ధమ్మదీక్ష తీసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ ఆయన ధమ్మ ప్రచారం చేసిన ప్లేస్ని, అంటే సార్ అంటే ప్రచారం చేసేదాన్ని, నాథ్ అంటే బుద్ధుడు. ఇక్కడ మొట్టమొదటిసారి ప్రచారం చేసిన దాన్ని సారనాథ్ ప్లేస్గా చెప్తున్నారు. ఇది చారిత్రక ఆధారాలతో సహా మీకు చూపించడం జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్న పురావస్తు శాఖ వాళ్ళు ఈ యొక్క గైడ్స్ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఒక ఐదుగురు బ్రాహ్మణులకు శిక్షణ ఇచ్చాడని చెప్పేసి అంటున్నారు. కానీ అప్పట్లో బ్రాహ్మణులు లేరు. బౌద్ధ భిక్షువులకే ఆయన ఒక 5 శిష్యులకు ఆయన ధమ్మదీక్ష ప్రవచనాలు చేశాడు అనేది క్లారిటీ. అయితే ఇక్కడ ఒక్కొక్క విడతగా మీకు ఎక్విప్మెంట్ మాన్యుమెంట్ చూపించుకుంటూ వెళ్తాను. చూడండి మిత్రులారా, ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. అంటే కంటిన్యూ ఉండండి, కంటిన్యూ లాస్ట్ వరకు చూడండి, మంచి సబ్జెక్ట్. ఒక పిల్లర్ स्टार्ट करिएगा। स्टार्ट है, ओके, बोलो। हाँ। तुम बोलो। ये वही जगह है जहाँ पे महात्मा बुद्ध जी ने 60 लोगों का एक ग्रुप बनाया था इस जंगल में 6th सेंचुरी BC में, जो बौद्ध संघ के नाम से जाना गया, जो बाद में 15-15 करके 4 डायरेक्शन में गए बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के। इसीलिए एम्परर अशोका ने इस रिमेम्बर के लिए कि बुद्ध जी ने पहला ग्रुप यहीं पे बनाया था, पहला संघ का निर्माण इसी जगह किए थे। ये अशोकन पिलर, ओके, जो स्टोन का है और सिंगल पिलर था, यानी जो भी किनारे पे आप देख रहे हैं इसी के टॉप के ब्रोकन पार्ट हैं सिंगल पिलर के, एक एक करके ऊपर थे और सबसे टॉप पे 4 लाइन वाले पार्ट थे। तब इस सिंगल पिलर की हाइट थी 15.25 मीटर, यानी अप्रॉक्स 50 फीट। ये है, आप देख सकते हैं, जो हमारे देश का नेशनल एम्बलम बनाया गया। इसी अशोकन पिलर का टॉप का पार्ट था 4 लाइन, वो आपके 4 लाइन वाले पार्ट जो है म्यूजियम में रखे गए। तो अभी जब हम म्यूजियम चलेंगे तो उसको देखेंगे। ठीक है। और ये पिलर मोनोलिथिक था, दैट मीन्स सिंगल पीस का था, एक ही पीस था, 50 फीट था। ये पांच टुकड़ा ब्रोकन पार्ट है, బ్రోకన్ పార్ట్. ఓకే, పూరా అంటే ఇది ఒకటే స్తూపము, ఇరిగిపోయినవన్నీ పక్కన పెట్టేశారు. ठीक है सर। मुस्लिम इन्वेडर ने इसको डिमोलिश कर दिया था 12th सेंचुरी। इस पे कुछ स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, दिस इज पाली लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। पाली लैंग्वेज में कह के आप प्राकृत लैंग्वेज कह सकते हैं कि दैट टाइम आम बोलचाल की जो भाषा थी प्राकृत थी। तो ये प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। इसको पहली बार पढ़ने वाले ब्राह्मी स्क्रिप्ट को ब्रिटिश जेम्स प्रिंसेप थे। उन्होंने 1837 में पढ़े थे कि क्या लिखा। इसका लिखा हुआ मीन्स ये है कि अशोका ने 8th सेंचुरी BC में लिखा है, जो बौद्ध संघ के 60 मेंबरों के लिए कोई भी संघ में फूट डाले एक सफेद कपड़ा पहना के ग्रुप से बाहर कर दिया। उसके बाद 2 स्क्रिप्ट और हैं यहाँ पे पीछे इसके। अशोका के बाद कुशाना के पीरियड में एक अश्वघोष राजा थे, तो उनके 14वें वर्ष में लिखा गया है। ये कौन राज किंग कौन है? कुषाण के पीरियड में कनिष्क अश्वघोष राजा थे, तो उनके 14 ईयर्स के शासन के में लिखा गया है 14वें वर्ष में। और उसके नीचे गुप्त वंश का है, आरंभिक पीरियड का, गुप्त टाइम का लिखा हुआ। तो इस पे 3 किंग्स है, अशोका, कुशाना का पीरियड और गुप्ता। ठीक है। ये मंदिर बाद में आ रहा, मंदिर एक गुप्त पीरियड का है। ये मंदिर नहीं देखना, नहीं, अभी हम लोग बैक साइड पे है ना, फ्रंट पे चलते हैं। ओके, आई विल कम बैक। ఇది గుప్త కాలంలో గుప్త రాజులు కట్టించిన మందిరం ఇది. ये जो सामने आप देख रहे हैं, यही मूल गंध कुटी मंदिर है।
जहाँ पे भगवान बुद्ध 6th सेंचुरी BC में इसी जगह एक चंदन की झोपड़ी कुटिया बना के 4 महीने रुके थे, चतुर्मास। और उनके बाद गुप्त वंश के राजाओं ने इसको मंदिर बनाया है, ब्रिक और स्टोन यूज करके, जिस मंदिर का नाम था मूल गंधा कुटी। मूल मीन्स मुख्य, पहला ओरिजिन, गंध मीन्स सुगंध। उनकी कुटिया के चारों तरफ चंदन की खुशबू आती थी। कुटी मीन्स झोपड़ी। इस मंदिर की हाइट थी 61 मीटर और इसको भी मुस्लिम इन्वेडर ने 12th सेंचुरी AD में डिमोलिश कर दिए। बोलो। और चाइनीज ट्रेवलर वेनसांग जो इंडिया में 18 साल रहे और नालंदा यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। ये किंग्स कौन सा पीरियड में? गुप्त पीरियड, गुप्त पीरियड में हाँ, गुप्त पीरियड में 5th सेंचुरी AD में एक टेम्पल गुप्त वंश के राजाओं द्वारा बनाया गया। इस मंदिर का नाम मूलगंध कुटी और इसकी ఇది మూల్ గంధ్ కుటి అని చెప్పేసి ఈ టెంపుల్ గుప్తరాజులు కట్టించారంట ఇది। అయితే इसमें मूल गंध में मीनिंग क्या है जी? मूल मीन्स मुख्य, मुख, पहला, पहला मुख बोलते मुख्य मीन्स सबसे इम्पोर्टेंट हाँ, और पहला, पहला जहाँ पे गौतम बुद्ध जी को खुद को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ 35 ईयर्स में। ओके। और यहाँ पे 5 ब्राह्मण को फर्स्ट लेक्चर दिए। तो एनलाइटमेंट के बाद अगर बुद्ध जी कहीं रुके थे पहली बार तो इसी कुटिया में चंदन की लकड़ी की कुटिया बना के 4 महीने, चतुर्मास, इसलिए इसका नाम मूल गंध कुटी। మూల్ గంధ్ కుటి ఇది మన గుప్తరాజులు కట్టించారు। ఇది 5th సెంచరీలో కట్టించారు। థ్యాంక్ యూ। और चाइनीज ट्रेवलर वेनसांग 7th सेंचुरी AD में आए थे हर्षवर्धन के कार्यकाल में। तो उन्होंने इस मंदिर को अपनी आंख से देखा था कि मंदिर का नाम मूलगंध कुटी है और इसकी हाइट 61 मीटर, यानी जस्ट डबल साइज ऑफ धमेक स्तूपा, 33 मीटर एंड दिस वन 61 मीटर। दैट मीन्स डबल साइज ऑफ धमेक पूरा वो टूट गए वो। हाँ, और इसको भी वही मुस्लिम इन्वेडर मोहम्मद गोरी कमांडर डिमोलिश कर दिए। और ये चारित्रलो भाई वो ये इस्लाम मुस्लिम कमांडर ये डिस्टर्ब करने का चारित्रिक एविडेंस क्या है? चाइनीज ट्रेवलर वेनसांग ने अपने चाइनीज बुक इसमें वेमसांग लिखने इसका नाम का तो बुक का नाम था। ఓకే మిత్రులారా, ఇక్కడ మన గైడ్ చెప్పేది అంటే 11th 12th సెంచరీ డిమాలిష్ 12th సెంచరీ 12వ శతాబ్దంలో ఇక్కడ ముస్లిం అంటే ఇస్లాం రాజు దీన్ని డిస్టర్బ్ చేశాడు। అంటే ఇక్కడ సారనాథ్ 30 మీటర్స్ హైట్, 33 మీటర్ హైట్ ఉండేది, ఇక్కడ 60 మీటర్ హైట్, 61 మీటర్ హైట్ స్తూప ఇక్కడ గుప్తరాజులు కట్టించారంట। అయితే దీన్ని 12th సెంచరీలో మహమ్మద్ గజనీ, మహమ్మద్ గోరీ కమాండర్ कमांडर आए ना वो खिलजी एंड कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम। ओके, खिलजी नाम। ओके, बख्तियार खिलजी एंड कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम। బక్తియార్ ఖిల్జీ। ఓకే, ఏ పూరా డిస్టర్బ్ అంటే మొత్తం దీన్ని డిస్టర్బ్ చేశాడని చెప్తున్నారు। ఇది చరిత్రలో హుయాంగ్ సాంగ్ రాసుకున్న పర్యటనలో ఉందని చెప్తున్నారు। దీని మీద మనము ఒకసారి మళ్ళీ విశ్లేషించుకుందాం। థ్యాంక్ యూ। हर्षवर्धन के कार्यकाल में चाइनीज वेनसांग आए थे। उन्होंने अपनी चाइनीज बुक सीयूकी में इस टेम्पल के विषय में लिखा हुआ है। और उसी चाइनीज बुक से चाइनीज से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इस मंदिर के विषय में बताया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत पवित्र जगह है, बहुत अच्छा बात। ये आप जो देख रहे हैं मोनोलिथिक रेलिंग, जो सैंड स्टोन का है, जो अशोका द्वारा यूज किया गया था। और ये मोनोलिथिक रेलिंग मीन्स सिंगल पीस। ये कोई भी रैलिक स्तूपा में जहाँ पे बुद्ध के रिमेन्स रखे जाते थे स्टोन के बॉक्स में, उसके सराउंडे लगाए जाते थे स्तूपा के अंदर, टॉप पे, हर्मिका पे। और ये उसी अपोजिट साइड धर्मराज का स्तूप में लगे हुए थे, जो बाद में जगत सिंह द्वारा ब्रिक के लिए डिमोलिश किया गया। तो ये मोनोलिथिक रेलिंग यहीं मिट्टी के अंदर दबे थे, जो एक ऑर्टेल आर्कियोलॉजिस्ट थे 1904 के खुदाई में पाया गया। रैलिक स्तूपा, जिसका नाम धर्मराज का स्तूप है, इसमें बुद्ध के रिमेन्स को एक स्टोन के बॉक्स में रख के एम्परर अशोका द्वारा 3rd सेंचुरी BC में बनाया गया था। और इसको जो मैंने आपको पहले बता चुका कि
कि राजा चेत सिंह के दीवान जगत सिंह ने 1794 में डिमोलिश करके यहाँ का ब्रिक ले आके बनारस में 2 कॉलोनी बनाए, जो आज भी दोनों के नाम से 2 मार्केट है। जगत सिंह के नाम से जगतगंज मार्केट है और चेत सिंह के नाम से चेतगंज मार्केट। इसमें जो बुद्ध की अस्थियाँ थी उसको गंगा जी में बहा दिए और स्टोन का बॉक्स कलकत्ता के नेशनल म्यूजियम में रखा गया है, जो भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम है। और ये सामने जो देख रहे हैं टाइप ऑफ स्तूपा, जो मैंने बताया 4 टाइप के स्तूप होते हैं। तो सामने धमेक मेमोरियल स्तूपा, ये धर्मराज का स्तूप, ये रैली की स्तूपा, इसका नाम धर्मराज का स्तूप, दोनों अशोका द्वारा बनाए गए। और तीसरा आपका ये ओटी स्तूपा, यानी पहले के गुप्त वंश के राजा, पाल वंश के राजा यहाँ पे कुछ विश मांगते थे, मन्नत, उनकी विश पूरी होती थी, यानी स्तूप बनाते थे। ये सामने आप जो देख रहे हैं राउंड शेप में बना है, इसको गुप्त वंश के राजा बनाए हैं 4 to 6 सेंचुरी AD के बीच में। यहाँ पे कुछ मन्नत मांगे, उनकी मन्नत पूरी हुई, देन बनाए। और ये है जो रेक्टेंगल यानी स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में, ये पाला डायनेस्टी, पाल वंश के राजा बनाए हैं 8 से 11 सेंचुरी AD के बीच में। ये भी मनौती स्तूप है। और चौथा स्तूप आपका पराभौमिक स्तूप होता है, जिसमें महात्मा बुद्ध के द्वारा यूज किए हुए सामान जैसे चीबर, बाउल, वो स्तूप बनते थे, उसे पराभौमिक स्तूप, वो यहाँ सारनाथ में नहीं। ये सामने जो आप देख रहे हैं स्टोन पे कार्विंग की गई है। हाँ। ऐसी कार्विंग गुप्तास पीरियड में ही होती थी, इसे गोल्डन एरा कहा जाता था 5th सेंचुरी AD में। तो ये ब्रोकन पार्ट है उसी मूल गंधा टेम्पल के, यानी जब गुप्त वंश के राजाओं ने वो टेम्पल में पूरा टुकड़े के, हाँ, तो उसी में ब्रिक और ये स्टोन यूज किए गए थे गुप्त वंश के राजाओं द्वारा। और ये कार्विंग भी प्रूफ करता है कि ये गुप्त वंश के राजाओं द्वारा ही टेम्पल बनाया गया था, क्योंकि ऐसी कार्विंग गुप्तास पीरियड में ही होती थी। మొత్తానికి అక్కడ ఈ 12th సెంచరీలో మందిరం డిస్టర్బ్ అయిన ఈ స్పేర్ పార్ట్స్ అంటే మిగిలినవన్నీ పార్ట్లన్నీ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టారు. ఇవి గుప్తుల కాలంలో నిర్మించిన మందిరానికి సంబంధించినవి. ఇవన్నీ అవే. బాగా చూసుకోండి. ఈ కల్చరు మనం ఎక్కడన్నా టెంపుల్లో చూడాలన్నప్పుడు ఇట్లాంటి కల్చరు, బౌద్ధ కల్చర్ చూడండి, ఇలా డిజైన్లన్నీ సేమ్ డిజైన్లు. ఈ డిజైన్లు ఉన్నాయంటే బౌద్ధ కాలం నాటి డిజైన్లు ఇవి. వీళ్ళకు ఒక దీంట్లో ఈ స్ట్రక్చర్ సంబంధించి దీన్ని వాస్తు అంటారు మామూలుగా. అయితే బౌద్ధ సంబంధించిన వాస్తు అంటే బౌద్ధ కాలంలో ఎట్లా ఉంటుంది డిజైన్లు అని చెప్పడానికి. ఇలా ఇదే చైత్య స్తూపం ఉంది. मित्र है मनोज सिंह, ये आप सामने जो देख रहे हैं पंचायतन मंदिर है। ओके, हाँ, पंचायतन मंदिर मीन्स पंचायत स्टाइल से आया है। यानी जो भगवान बुद्ध के 5 शिष्य थे, जिनको फर्स्ट यहाँ पे सरमन दिए थे, उसमें सबसे बड़े कौंडिल्य थे, तो वो बीच में बैठते थे, 4 किनारे पे बैठ के। दैट टाइम जंगल था, ओके, ब्रिक, स्टोन, नो एनीथिंग। सो यहीं पे 5 ब्राह्मण जंगल पे ज़मीन पे बैठ के यहाँ पे डिसीजन लेते थे। जो 60 लोगों का मेंबर थे, ग्रुप था, उनके लिए कुछ पनिशमेंट या कुछ डिसीजन लिया जाता था, तो इसी जगह, इसलिए इसका नाम पंचायतन मंदिर के नाम से जाना जाता है अकॉर्डिंग बुद्धिज्म। और एक यहीं से पंचायत का कॉन्सेप्ट आया है, जो गांव में पंच पंचायत होती है, जो कॉन्सेप्ट वो यहीं से आया, इसलिए इसको डिसीजन प्लेस कहा जाता है। और एक तरह से आप कह सकते हैं इस घने जंगल में सारनाथ में कोर्ट है। कोर्ट, हाँ, जजमेंट का, न्याय का जगह, हाँ, जजमेंट, पंचायतन मंदिर, పంచాయత్ మందిర్. हाँ। और अकॉर्डिंग हिंदुज़म, ఇది ఇక్కడ ఆ కాలంలో పంచాయతీ చేయడానికి పంచాయత్ మందిర్ అంట ఇది. हाँ। और यही वह जगह है जहाँ पे यश नाम का लड़का बनारस का आया था, तो इसी जगह महात्मा बुद्ध जी से उसकी मुलाकात हुई। ओके, ओके. और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये सभी आपके वही मनौती स्तूप हैं, जो राउंड और रेक्टेंगल शेप में मोस्टली आप देख रहे हैं। ये इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट इस टेम्पल, मूल गंधा टेम्पल, बिटवीन मूल गंधा टेम्पल एंड स्टेयर, ऑल द स्ट्रक्चर पूरा ये गुप्ता कल्चर है, वो गुप्ता एंड पाल पीरियड का बना हुआ पाला है। पीरियड, ओके, पाला किंग्स, और इसको पाला डायनेस्टी जी. और इसको इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट मिस्टर दयाराम साहनी के द्वारा ये खुदाई में पाया गया है। टेम्पल से और स्टेयर के बीच में जितने भी स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट मिस्टर दयाराम साहनी के द्वारा खुदाई में पाया गया है। वैसे ओवरऑल आर्कियोलॉजिस्ट के जो फादर्स कहे जाते हैं वो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। और ये सामने जो आप देख रहे हैं यही धमेक स्तूप है, जो पूरे विश्व में सारनाथ जाना जाता है धमेक स्तूप के लिए, इसलिए कि बुद्ध जी ने फर्स्ट
पहला उपदेश यहीं पे दिए थे, फर्स्ट लेक्चर हम्म, 5 ब्राह्मण पीपल को। और उनके बाद एम्परर अशोका ने इसी मेमोरी के लिए स्तूप बनाया कि इसी जगह बुद्ध जी ने पहला उपदेश दिए थे, इसलिए पूरे वर्ल्ड में बुद्धिज्म का बर्थ प्लेस कहा जाता है सारनाथ। इसी को रिप्रेजेंट करता है ये धमेक स्तूप, सिंबॉलिक है। और इस धमेक स्तूप की हाइट 33 मीटर एंड डायमीटर 28.5 मीटर, ये सॉलिड है, अंदर से भरा हुआ है। ओके, फिर अशोका के बाद इस पे कनिष्क राजाओं ने भी ब्रिक से कवर कर दिए। फिर कनिष्का के बाद गुप्त वंश के राजाओं ने ये स्टोन लगा दिए, क्योंकि इस पे जो कार्विंग की गई है ऐसी कार्विंग गुप्तास पीरियड में ही होती थी। उस समय गोल्डन एरा कहा जाता था, तो इसीलिए गुप्त वंश के राजाओं द्वारा स्टोन लगाया गया है ये जी। रीजन हाँ, और इसीलिए बच भी गया। बेस, पूरा बेस पुराना है। बेस 7 मीटर इसका फाउंडेशन है, 33 मीटर। नहीं, उसमें पहले ये पहले आपके ब्रिक, ब्रिक है। वुड, लकड़ी हाँ, हाँ, और स्टोन ये सब यूज करके हाँ, हाँ, अशोका बनाए थे। उसके बाद कनिष्का ने ब्रिक लगा दिया, फिर गुप्त वंश के राजाओं ने स्टोन लगा दिए। और इसी स्टोन की वजह से ये बच भी गया, क्योंकि दैट टाइम जब मुस्लिम इन्वेडर 12th सेंचुरी एडी में डिमोलिश कर रहे थे, तो दैट टाइम कैनन का आविष्कार नहीं हुआ था, तोप का। तो बाकी सभी ब्रिक के स्ट्रक्चर थे और कुछ स्टोन के थे तो पतले साइज में थे, तो उसको ब्रोकन कर दिए, बट ये सॉलिड पड़ गया स्टोन, इसलिए इसको मुस्लिम इन्वेडर डिमोलिश नहीं कर पाए और ये स्तूप बच गया। ओके, ओके। अगर कैनन का आविष्कार रहा होता तो ये भी डिमोलिश हो गया होता। और यहीं पे महात्मा बुद्ध जी ने पहला उपदेश दिए। उपदेश में उन्होंने बताया कि किसी भी मनुष्य को या किसी भी आदमी औरत को कभी हार्ड वर्क बहुत नहीं करना चाहिए या बहुत लग्जरियस लाइफ नहीं जीना चाहिए। उनके लिए बीच का बैलेंस बताए, मध्यम मार्ग। उसके लिए 4 नोबल ट्रूथ बताए कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का मार्ग है। उस मार्ग के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए। और अष्टांगिक मार्ग में आप सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार, सम्यक समाधि, सम्यक श्रम, सम्यक आजीविका, सम्यक वाचा, सम्यक स्मृति और 10 प्रिंसिपल आप कर सकते हैं कि हमेशा महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, कभी चोरी नहीं करना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी मदिरा वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो टोटल आप काउंट करेंगे तो 24 आता है। इसीलिए हमारे नेशनल फ्लैग में जो अशोक चक्र है उसमें 24 स्पोक्स है कि बुद्ध जी ने जो टोटल सरमन दिए थे प्रिंसिपल के साथ, अगर आप ऐड करते हैं तो 24 आता है। और एक ये भी माना जाता है कि श्रावस्ती एक ऐसा जगह है जो महात्मा बुद्ध की लाइफ में 45 ईयर्स में जो उन्होंने सरमन दिए थे उसमें सबसे अधिक टाइम एक्सपेंड किए थे श्रावस्ती, 24 ईयर्स, यानी हर साल बारिश के पूर्व। तो इसलिए भी माना जाता है कि नेशनल फ्लैग में जो अशोक चक्र है 24। और इसमें जो आप विंडो देख रहे हैं, विंडो टाइप वाले, टोटल 8 हैं इस स्तूपा में लगे हुए चारों तरफ। 8 इसलिए हैं कि महात्मा बुद्ध के लाइफ से 8 इम्पॉर्टेंट प्लेस है। पहला लुम्बिनी, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, वो नेपाल में पड़ता है। बुद्ध जी के जो माँ थी महामाया देवी, वो अपने ससुराल कपिल वस्तु से देवदह जा रही थी और लगभग 40 किलोमीटर की दूरी थी कपिल वस्तु से देवदह, और बीच में एक रोहिणी नदी भी बहती थी। तो उसको जब जा रही थी अपने मैके, तो रास्ते में ही महामाया देवी को एक जगह पेट में दर्द होने लगा। तो लुम्बिनी वन में वो साल ट्री था, उसकी डाल पकड़ के खड़ी थी और वहीं पे सिद्धार्थ गौतम जी अपनी माँ के पेट से खड़े ही पैदा हुए। पैदा होते ही गोज टू 7 स्टेप, 7 कदम के नीचे कमल के फूल बने थे, इसलिए शुभ माना जाता है, बर्थ का सिंबल है। तो जहाँ पे बुद्ध जी से रिलेटेड आप स्तूप, टेम्पल देखेंगे तो आपको लोटस जरूर बने हुए देखेंगे, सामने दिखे लोटस, तो ये बर्थ का सिंबल है लोटस, क्योंकि पैदा होते ही 7 कदम चले। और दूसरा बोध गया, जहाँ पर उनको ज्ञान हुआ। ये आपको जो चेयर यहाँ पे रखे हुए हैं, शाम को लेजर शो होता है, लाइट एंड साउंड शो, जो एवरीडे होता है 7 to 7:30। जो मैं बता रहा हूँ यहाँ सारनाथ के विषय में, वही आपके मिस्टर बॉलीवुड हीरो अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ में इस स्तूपा पे बताया जाता है सारनाथ के विषय में। और उसका अलग से मैनुअली चार्ज है, जो आपके एवरीडे 100 रुपीज़, बट सैटरडे और संडे को 150 रुपीज़ पर हेड लिया जाता है। और ये सामने जो भी आप देख रहे हैं, ये सभी आपके मनोती स्तूप, पंचायतन मंदिर और मूल गणकुटी मंदिर और मोनास्ट्री भी है। और इसी जंगल में बहुत सारे डियर, और ये हमारे अनुज जी गाइड हैं जो बहुत
पुराने गाइड हैं, लगभग इनको 16-17 साल का एक्सपीरियंस है गाइडिंग का, जो 2 विदेशी गेस्ट को अपना सारनाथ के विषय में बता रहे हैं। और ये सामने आपके वॉशरूम है, जो SI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस पूरे साइट को 1956 से अंडरटेकिंग किए हुए है। तो SI के अंडर में ये आपके वॉशरूम बनाया गया, जो बहुत ही साफ़ सुथरा और पानी पीने का भी यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर है, जो टूरिस्टों के लिए बहुत लाभदायक है। ये सामने आप जो देख रहे हैं, ये सभी डियर इस जंगल में, जो पहले बुद्ध जी यहाँ पे जब आए थे तो उसी समय बहुत सारे डियर इस जंगल में रहते थे। और बुद्ध जी जब 5 ब्राह्मण को उपदेश दे रहे थे तो उनके चारों तरफ बहुत सारे डियर भी महात्मा बुद्ध जी की बातों को सुन रहे थे, समझ रहे थे। इसलिए मृगों के स्वामी या मृगों के नाथ महात्मा बुद्ध जी को कहा गया, और इस जगह को मृगदाव या डियर पार्क भी कहा जाता है। ये है, आप देख सकते हैं डियर इसमें बहुत सारे। और ये आपके मोनास्ट्री है। मोनास्ट्री मीन्स विहार, रहने का घर। यहाँ पे मॉन्क के रहने के लिए मोनास्ट्री यानी विहार या संघाराम के भी नाम से जाना जाता है, जो डिफरेंट राजाओं द्वारा डिफरेंट टाइम में बनाया गया। इसमें आपके ये मोनास्ट्री नंबर 4 है। ये मोनास्ट्री नंबर 4, ये आपके इसमें सामने जो रूम है, पहले मॉन्क लोग इसी रूम में रहते थे। इसी तरह इसके बाद मोनास्ट्री नंबर 3 है, मोनास्ट्री नंबर 2 एंड मोनास्ट्री नंबर 1। मोनास्ट्री नंबर 1 में जो कुमार देवी थी, गढ़वाल वंश की महारानी, उन्होंने 12वीं सेंचुरी AD के शुरुआत में बनाई थी। उसमें एक लंबी सुरंग भी है जो लगभग 55 मीटर का है, जो गर्मियों के दिन में मॉन्क लोग उस सुरंग में रहते थे। उनके लिए एक तरह से ठंडा उसमें महसूस किया जाता था, तो इसीलिए वो सुरंग में रहते थे। और यहाँ पे बहुत पहले एक ब्रह्मदत्त राजा थे, जो इस जंगल में शिकार करते थे और बहुत सारे डियर का शिकार करके जाते थे। तो सभी डियर में एक दुख की भावना थी और सब उदास थे, किसी तरह का डियर का शिकार होता रहा तो हमारे सारे डियर परिवार समाप्त हो जाएंगे। और डियर के जो लीडर थे उनका नाम था बोधिसत्व, वो गोल्डन कलर के थे। तो सब ने यहीं पे राजा से अनुरोध किया कि एक मीटिंग हो, जो आपसे यहाँ पे बातचीत हम लोग करना चाहते हैं। और इसी जंगल में सभी डियर और ब्रह्मदत्त राजा और डियर के लीडर बोधिसत्व भी मीटिंग में यहाँ पे हुई। उस मीटिंग में ये हुआ कि अगर एक डियर भी अपने पास राजा के पास जाता है पर डे, तो शिकार आप नहीं करेंगे। तो राजा ने कहा कि अगर एक डियर भी हमारे पास पर डे आते हैं तो मैं शिकार नहीं करूँगा। उसी तरह एक एक दिन सभी डियर नंबरिंग सिस्टम से जाते थे। और एक दिन एक हिरनी का नंबर आया जो प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में बच्चा था। वो बोधिसत्व लीडर से बोली कि मैं आज नहीं जाऊंगी। तो बोधिसत्व बोले क्यों? तो हिरनी ने कहा कि मेरे पेट में बच्चा है और मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो पेट में है बच्चा वो अभी धरती पे आया भी नहीं है और वो भी मारा जाएगा, उसका क्या दोष। तो उसके जगह बोधिसत्व ब्रह्मदत्त राजा के पास चले गए। तो ब्रह्मदत्त राजा ने कहा कि अरे आज तो उस हिरनी का नंबर था, आप क्यों चले आए? तो बोधिसत्व बोले कि एक दिन तो सबको आपके पास जाना है, इसलिए मैं भी आ गया। तो बोले ब्रह्मदत्त राजा, वो अपना यहाँ पे उनके सैनिक या गुप्तचर के थ्रू पता चला, उन्होंने कहा कि झूठ बोल रहे, आज वो हिरनी के पेट में बच्चा था इसलिए वो नहीं आई। और तो बोले बोधिसत्व हाँ यही बात है। तो उसी दिन से रियलाइज हुआ ब्रह्मदत्त राजा को और उन्होंने शिकार करना छोड़ दिया। और इस जगह को बुद्धिज्म प्लेस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बोधिसत्व एक बुद्धिज्म वर्ड्स है। बोधिसत्व मीन्स होता है प्री एनलाइटमेंट स्टेज, यानी प्रोसेस ऑफ बुद्धा। तो इसलिए बुद्धिज्म प्लेस के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो मैं विंडो आपको बता रहे थे कि धमेक स्तूप पे 8 विंडो वाले टाइप के लगे हुए हैं। तो पहला लुम्बिनी यानी महात्मा बुद्ध जी की इसमें मूर्तियां लगी हुई थी, जो बाद में गिर गई या मुस्लिमों द्वारा गिरा दी गई। और पहला लुम्बिनी जहाँ पे उनका जन्म हुआ था इसलिए। दूसरा बोध गया जहाँ पे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ।
तीसरा सारनाथ जहाँ पर उन्होंने फर्स्ट लेक्चर दिया, इसलिए पूरे वर्ल्ड में बुद्धिज़्म का बर्थ प्लेस कहा जाता है सारनाथ। चौथा कुशीनगर जहाँ पर उनके शरीर का महापरिनिर्वाण हुआ, जो मैं इस वीडियो में आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बुद्ध जी का शरीर का कैसे महापरिनिर्वाण हुआ। और पांचवा वैशाली जहाँ पे महात्मा बुद्ध जी जंगल में थे और उनको भूख लगी थी, तो जंगल में बंदर और हाथियों ने शहद और फल खिलाए थे। छठा राजगीर जहाँ पे महात्मा बुद्ध का कजन ब्रदर था देवदत्त, जो बुद्ध जी से बहुत जेलसी रखता था, और एक नीलगिरी हाथी थी बहुत ताकतवर, उसको मदिरा पिला के भेजा था बुद्ध जी को मारने के लिए। और जैसे ही बुद्ध जी सामने पड़े, वो नीलगिरी हाथी मदिरा पीने के बाद भी अपने सूंड से महात्मा बुद्ध के पैरों में झुक जाती है, यानी चरण को पकड़ लेती है। इसलिए यानी महात्मा बुद्ध जी हाथी को कंट्रोल कर लेते हैं। और सातवां संकिसा, जब महात्मा बुद्ध जी की जो 7 दिन के थे, तभी उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया था, यानी एक्सपायर कर गई थी। और जब सबको उपदेश देने लगे महात्मा बुद्ध जी 35 ईयर्स में, तो अपनी माँ को भी स्वर्ग में जाके उपदेश दिए थे। और जब स्वर्ग से धरती पे लौटे थे, तो ब्रह्मा और इंद्र भगवान उस सीढ़ी से महात्मा बुद्ध को छोड़ने आए थे, संकिसा, जो फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। और आठवां लास्ट श्रावस्ती, यानी बहराइच डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे महात्मा बुद्ध जी अपने लाइफ में सबसे अधिक 24 ईयर्स रुके थे, यानी हर साल रेनी सीजन चतुर्मास। तो इसलिए भी माना जाता है कि नेशनल एम्ब्लेम में जो भी 24 स्पोक्स हैं अशोक चक्रा में, वो उसमें 24 स्पोक्स हैं। और इसी धमेक स्तूप पे अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1835 में टॉप पे चढ़ के अंदर की तरफ डिगिंग कराए थे। लगभग 3.20 मीटर के नीचे एक चौड़ी सी स्टोन पाई गई थी अंदर की तरफ, जो उस पर पाली लैंग्वेज में ब्राह्मी स्क्रिप्ट में बौद्ध मंत्र लिखे हुए थे। और वो स्टोन 6 से 7 सेंचुरी AD के समय के थे। और उस स्टोन के डाउन पार्ट पे अशोका के टाइम के ब्रिक पाए गए। तो कनिंघम ने प्रूफ किया कि अंदर के जो भी सॉलिड स्ट्रक्चर हैं वो अशोका द्वारा बनाए गए हैं। तो इसमें इस धमेक स्तूप में एम्परर अशोका ने स्टार्ट किया, फिर कनिष्का ने, और फिर गुप्त वंश के राजाओं ने स्टोन लगाए। हाँ, आप सभी लोगों को मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। और मेरा नाम विनोद सिंह है। मैं यहीं सारनाथ में गवर्नमेंट अप्रूव गाइड हूँ स्टेट लेवल का, जो लगभग 10-12 सालों से काम कर रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप बार बार सारनाथ आएँ, जो पूरे विश्व में बुद्धिज़्म का बर्थ प्लेस कहा जाता है महात्मा बुद्ध जी की वजह से। तो यहाँ आप आएँ, और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट, यानी डिफरेंट कंट्री के लोग आते हैं अक्टूबर से मार्च तक। तो आप लोग गर्मियों में भी आएँ अपने परिवार के साथ छुट्टी में, और इस सारनाथ में आप धमेक स्तूप, धर्मराज का स्तूप देखें और उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद।